क्या ऐसा करके बीजेपी 400 पार लाएगी? हाय दोस्तों, बीजेपी और चिंटू मीडिया ने एक नया शोशा स्टार्ट किया है। हाल ही में अमित शाह बेंगलुरु में एक रैली करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। और दूसरी ओर अभी अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या इंफर कर सकते हैं सर ये एसडीपीआई सपोर्टिंग कांग्रेस इन केरला से? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस आई वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों का साथ लेकर देश विरोधी अभियानों का प्रच्छिन्न रूप से समर्थन करेंगे। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। अच्छा, लगता है अमित शाह और बीजेपी की रातों की नींद उड़ चुकी है जब से एसडीपीआई केरला ने यह ऐलान किया है। अकॉर्डिंग टू एसडीपीआई केरला स्टेट प्रेसिडेंट मौलवी अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केरला में बीजेपी को आने से रोकने के लिए एसडीपीआई ने ये फैसला लिया है कि केरला में जो यूडीएफ है, यूडीएफ को ये सपोर्ट करेंगे, ऐसा मौलवी अशरफ ने एसडीपीआई केरला स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा। यूडीएफ इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। अमित शाह को मालूम होना चाहिए एसडीपीआई इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। एसडीपीआई सिर्फ और सिर्फ यूडीएफ को सपोर्ट कर रहा है कुछ सीटों पर। ऐसे तो अमित शाह को ये भी मालूम होना चाहिए एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो इंडिया अलायंस से होता भी है तो उसमें क्या गलत है? लेकिन एसडीपीआई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन होते हैं बीजेपी और अमित शाह बोलने वाले? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन ये गोदी मीडिया के चिंटूज लिखे पढ़े बेवकूफ हैं। जो को दिया जाता है वही ये छापते हैं और वही ये रिपोर्ट करते हैं। देखिए क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। Viewers, earlier today, a sectarian Islamic party, the SDPI, has pledged its support to Rahul Gandhi in Wayanad and the Congress party across the state of Kerala in the upcoming 2024 Lok Sabha polls. The SDPI is influential among Muslims in the state of Kerala that constitute around a quarter of the electorate. The SDPI, it's announced it will be giving support to the Congress-led UDF in the state. However, more breaking inputs coming in. The BJP says Congress's love for terrorist and Tukde gang continues. वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। एसडीपीआई से साथ रहना यह मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? SDPI has also extended support to the Congress party for these elections. Well, they are free to say what they want, but we are having an India bloc. SDPI is not part of the India bloc. The India bloc, the India group has got 20. एसडीपीआई को टेररिस्ट के साथ लिंक करना, एसडीपीआई को अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ऐसा बताना, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टैबलेट लेकर सो रहा है? सही पकड़े हैं। सबसे पहले इनको ये मालूम होना चाहिए एसडीपीआई इट इज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, इट इज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कन्याकुमारी से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, इन महाराष्ट्र, इन तमाम स्टेट्स में एसडीपीआई मौजूद है। इनके लोकल बॉडी इलेक्टेड मेंबर्स है, ग्राम पंचायत मेंबर्स है, असेंबली इलेक्शंस में और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी अच्छे खासे वोट लिए हैं। एसडीपीआई का कहना है अमित शाह और बीजेपी को एसडीपीआई के बारे में बोलने से पहले अपना चेहरा आईने में देखने की ज़रूरत है। एसडीपीआई पर तो आज तक कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट या टेरर लिंक्स कोई भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी जिस आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो आरएसएस 3 बार बैन हो चुकी है और आरएसएस को किन शर्तों पर उसका बैन रिवोक किया गया है। 1948 में यही आरएसएस ने लिख कर दिया था सरकार को कि हम कभी सियासत में नहीं आएंगे। तो क्या अमित शाह और बीजेपी के लोग ये भूल चुके हैं? ये वही आरएसएस है जिसने 54 साल तक हमारे इस देश के तिरंगे को नहीं एक्सेप्ट किया। ये वही आरएसएस है जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया है। ये वही आरएसएस है जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस देश की आज़ादी के खिलाफ इन्होंने लिखित तौर पर अंग्रेज़ों को ये कहा कि हम देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और इससे आगे चलकर बीजेपी के खुद के सबसे बड़े नेता श्री एल.के. अडवाणी ये क्या पाकिस्तान के नहीं हैं? हाल ही में बीजेपी ने पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को 2018 में फंड करने वाला शख्स संजय सरूज को बीजेपी में शामिल किया। क्या बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर्स आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर काम करने वाले नहीं पकड़े गए? बीजेपी के खिलाफ ऐसे 1000 एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ।
तो क्या ये एसडीपीआई के खिलाफ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? जिसके खुद के घर शीशे के हो, वो किसी और के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रही बात एसडीपीआई की पॉलिटिक्स की, इंडिया में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का उसका खुद के उसूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एसडीपीआई का कहना है आने वाले 2024 के इलेक्शंस में किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए वो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जहाँ जहाँ बीजेपी को रोक सकते हैं वहाँ पर वो छोटे मोटे अलायंसेस, जिस तरीके से हमेशा से वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक करते आए हैं अवाम के लिए, पब्लिक के कॉज के लिए, वही चीज़ें वो आने वाले 2024 के इलेक्शंस में भी करने वाले हैं। एसडीपीआई का नारा ही यही है, अवर पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर करियर। गजब बेइज्जती है। अब इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के छोटे खरगे भी खुद पड़े हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, कर्नाटका आईटीबीटी मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे, इनको मीडिया में आना बड़ा शौक है। जब भी सरकार के बारे में कुछ भी जवाब देना हो, हर इश्यूज पे यही सीएम के अलावा या दूसरे मिनिस्टर्स के अलावा यही माइक्स के सामने आकर बैठ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तब मुसलमानों को ये साइडलाइन कर देते हैं। जब अमित शाह की रैली बेंगलुरु में चल रही थी, ये महाशय गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दे रहे थे। तो इस दौरान किसी ने पूछा अमित शाह के स्टेटमेंट के ऊपर, तो ये क्या जवाब देते हैं, सुनिए जरा। सूरत कल्लವರು ಅವರು RSS ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ, RSS ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರು ಅವರು ಅನಂತ್ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ SDPI PFI ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು RSS BJP ಅಂತ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು। वो मंगलूरु में कोई तो एक सूरतकल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ एसडीपीआई का इंटरनल अलायंस है। उसकी बातें सुनकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि एसडीपीआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अफसर कोटलीपेटे ने ट्वीट कर क्लियरली कहा है कि ये जो सूरतकल का इंसिडेंट है, इसके बारे में ऑलरेडी जब ये इश्यू उनके सामने आया था, उन्होंने इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन किया था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था कि वो शख्स जो सूरतकल में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अगर वो सच बोल रहा है तो वो सबूत पेश करे, वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। जनाब अफसर कोटलीपेटे स्टेट जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई कर्नाटका ने कहा कि इसके बजाय प्रियंक खरगे को चाहिए कि जो आईटी सेल जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहा है, उसके खिलाफ में एक एज ए आईटीबीटी मिनिस्टर होते हुए वो काम करने के बजाय ये आए दिन माइक के सामने खड़े होकर जो दिल में आया वो बात करना, ये छोड़ दीजिए। सिर्फ बात करना है तो वो हमको भी आता है, अगर काम करना है तो हमारे जैसा ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को रोकने के लिए पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली हमारी वैसा काम करिए, ऐसा अफसर कोटलीपेटे ने कहा। खैर, मेरी आप तमाम से गुजारिश ये है कि आने वाले 2024 के इलेक्शंस में आपको क्या करना है, यानी माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, दलित्स को और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, इन तमाम से मेरी गुजारिश है, अपील है, ये इंडिया अलायंस के भरोसे आप मत बैठिए। आपको मालूम होना चाहिए 75 साल से हम जब कांग्रेस से नाराज़ हुए तो जनता परिवार को लाए, जनता परिवार से नाराज़ हुए तो दूसरे पार्टीज़ को लाए। इन तमाम पार्टीज़ को हमने देखा है, सेकुलर हो या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, इन तमाम लोगों को देखा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला आम जनता को, आम गरीबों को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को। लेकिन इस मर्तबा आपको बहुत सोच समझकर वोट करना है, वोट से पीछे नहीं हटना है। किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए आपको बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन एक बात आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए, जहाँ जहाँ आपके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो AIMIM से हो, चाहे वो SDPI से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग से हो, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से हो, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसे जगह पर ये जीते या हारे, जहाँ जहाँ ये लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं को आपको वोट करना है। जैसा कि आप हैदराबाद में असद अवैसी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका वोट असद अवैसी को ही जाना है। उनके अपोजिट में अगर इंडिया अलायंस है, बीजेपी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, लेकिन आपको वोट करना है सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को। उसी तरीके से तमिलनाडु में SDPI कंटेस्ट कर रही है एक सीट पर। तो आप कुछ भी हो सामने, इंडिया अलायंस हो, कोई भी हो, तो आपको वोट किसको करना है? SDPI को ही वोट करना है।
उसी तरीके से बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम में कंटेस्ट कर रहे हैं 3 या 4 सीटों पर। वहां पर भी आपको क्या करना है, चाहे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन आपको किसको वोट करना है? सिर्फ और सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब को ही वोट करना है। उसी तरीके से मुस्लिम लीग को वोट करना है। उसी तरीके से प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र से कंटेस्ट कर रहे हैं, सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिया अलायंस हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको किसको वोट करना है? प्रकाश अंबेडकर जी को ही वोट करना है। तो इस तरीके के 30 या 35 सीट्स हैं जहां एमआईएम, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी और साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर, ऐसे कुछ लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 30 या 35 सीट हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जीतो या हारो, आपको वोट करना है इन्हीं पार्टी को। लेकिन बकिया जो 500 सीट हैं वहाँ पर आप कांग्रेस को करिए, इंडिया अलायंस को करिए, समाजवादी पार्टी को करिए, दूसरे बीजेपी को जो हरा सकता है उनको वहाँ पर वोट करिए। तो इस तरीके का हमारा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस तरीके का हमारा पॉलिटिक्स करने का सिस्टम होना चाहिए। जब तक आपकी वोट की अहमियत इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में नहीं आएगी, तब तक वो आपकी बात नहीं करेंगे। ये लिख कर रख लीजिए आप कि इस बार इलेक्शंस में आप ज़रूर वोट करें। वोट के दौरान आप अपने घर से कहीं पर दूर ना जाए, ट्रैवलिंग ना करें, देश के बाहर ना जाए, आप ज़रूर वोट करें और इस वोट की अहमियत को लोगों तक पहुंचाएं। हर एक शख्स से इस बारे में बात करें और इस डिटेल वीडियो को आप देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, आपका क्या सजेशन है, ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब को, तमाम लोगों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।